या वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। इट्स लेक्चर नंबर 4 ओके, आपका सॉलिड स्टेट का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, और आपके फैमिली में भी सभी लोग अच्छे होंगे, ये मैं प्रे करता हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट दिस क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था आपका, वो पढ़ा था लैटिस। ठीक है, अरेंजमेंट देख रहे थे हम लोग। ठीक है, आपका अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इन द आपका यूनिट सेल एक बनाया मैंने। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने अरेंजमेंट वगैरह देख रहे थे कि कैसे होता है। ठीक है, एक क्रिस्टल लैटिस अगर हमें बनाना है तो वो कैसे बनता है। तो हमने बताया था आपको कि अगर आपको एक क्रिस्टल लैटिस बनाना है, ठीक है, तो आप इस टाइप के छोटे छोटे यूनिट से, जो कि क्योंकि हम लोग क्यूब ही ज़्यादा पढ़ते हैं इन द सॉलिड स्टेट, तो हम लोग क्यूब का ही बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो होता है, ये छोटा पार्ट जो होता है सबसे इन द क्रिस्टल लैटिस, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, यूनिट सेल। इसी को रिपीट करके, इस रिपीटिंग मतलब पीरियोडिकली इस चीज़ को हम रिपीट करके, इस अरेंजमेंट को अगर हम रिपीट करते जाएं तो एक बहुत बड़ा क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इस क्रिस्टल लैटिस में अगर हमने आपको बताया था कि इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर तुम देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको बोला था कि मिनिमम 8 कॉर्नर होंगे, है कि नहीं, इस यूनिट सेल में। अगर मुझे उस क्रिस्टल लैटिस के बारे में, उस क्रिस्टल लैटिस के बारे में जो कि इसके रिपीटिंग से बना है, इस टाइप के बहुत सारे यूनिट सेल के रिपीटिंग से बना है, अगर मुझे उसको बनाना है, ठीक है, उसको बनाना है, तो सेम टाइप के यूनिट सेल को अगर मैं रिपीट करता जाऊं तो मैं एक क्या बना सकता हूं, क्रिस्टल लैटिस बना सकता हूं। क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि लैटिस जो ये पॉइंट है, मैंने आपको बताया था लैटिस पॉइंट। ठीक है, जहां भी कॉर्नर होगा, ठीक है, इन द क्यूब, अगर ये क्यूब है, ठीक है, अब क्यूब से ही कहीं एक क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, समझिएगा आप। ठीक है, और उसी से एक छोटा सा क्यूब मैंने निकाला है और उसको मैं बोल रहा हूं यूनिट सेल। ठीक है, और मैंने बोला कि इसी यूनिट सेल के रिपीटिंग अरेंजमेंट से मैं क्या बनाऊंगा, एक बड़ा क्रिस्टल लैटिस बना सकता हूं, क्रिस्टल लैटिस बना सकता हूं, या अगर 3D में बना रहे तो उसको स्पेस लैटिस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये जो यूनिट सेल है, ठीक है, इस यूनिट सेल के हेल्प से हम उस क्रिस्टल लैटिस का हर एक पार्ट के बारे में बता सकते हैं कि उसके कॉर्नर से कॉर्नर का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर उसके मिड में एक एटम रखा हुआ है तो उससे उसका कितना डिस्टेंस है। समझ में आ रही बात? इसका डेंसिटी हम बता सकते हैं कि कितना डेंसिटी है, उसकी पैकिंग इफिशियंसी भी बता सकते हैं क्रिस्टल का कि कितना उसकी पैकिंग इफिशियंसी है। डेंसिटी आप जानते ही हैं, पैकिंग इफिशियंसी मतलब वो कितना पैक्ड है, उसमें कितना स्थान भर गया है और कितना प्लेस अभी खाली है। ठीक है, वही कौन बताता है, पैकिंग इफिशियंसी। तो ये सारी चीज़ें एक यूनिट सेल से हम बता सकते हैं। अब जैसे तुम समझो, घर में अगर घर बनाते हैं लोग, तो घर में ईंट होती है ना भाई, तो इस अगर एक ये ईंट है और यही ईंट को हम रीअरेंज करते जाएं, यही ईंट को हम रीअरेंज करते जाएं एक पीरियोडिक फॉर्म में, ठीक है, ऐसे रीअरेंज करते जाएं, ठीक है, सेम साइज सेम विथ अगर कोशिश करें और अरेंज करते जाएं, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, एक कमरे का क्या बनाएगा, वॉल बना देगा ना। ये धीरे धीरे अगर चारों तरफ इसी टाइप का वॉल बना दें इस स्क्वायर टाइप में, तो ये क्या हो जाएगा, कमरा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक ईंट का क्या है, ये रिपीटिंग पैटर्न है। तो अगर कोई सिविल इंजीनियर आए और उससे पूछे कि क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ, तो वो बोलेगा कि हाँ, मैं बस एक दीवार चेक करूंगा, उसमें से एक ईंट निकालूंगा, उस ईंट में हर चीज मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें कौन कौन सा मटेरियल क्या क्या कितना लगा है, सब मैं बता सकता हूँ। समझ में आ रही है? तो वही पार्ट क्या करा है, यूनिट सेल करा है। ठीक है, तो यूनिट सेल हमने प्रीवियस क्लास में, ठीक है, डिफाइन नहीं किया था, तो अब मैं यूनिट सेल को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं जो लैटिस है उसी के बारे में कि कैसे लैटिस
आता है और किस किस बातों पे लैटिस डिपेंड करता है, मतलब क्रिस्टल लैटिस किस किस बातों पे डिपेंड करता है, किस किस बातों पे डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटिस, किस किस बातों पे डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटिस, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे आप देखिएगा टू कन्वर्जन ठीक है, used while to conversion used while representing arrangement in solids। ठीक है, टू कन्वर्जन यूज होता है, ठीक है, इस अरेंजमेंट को बनाने में। ठीक है, तो वो है आपका पहला चीज लिखेंगे इच सॉलिड इच, लिखूंगा मैं इच सॉलिड इच मेड ऑफ नॉन कंप्रेसिबल sphere। These sphere may be atoms और क्या आपका आयंस, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो भी मैंने बताया आपको। ठीक है, एटम्स और आयंस। सेकेंड इसमें these sphere are close as possible to each other। The nearest sphere are considered to be touching क्या आपका each other। कहने का मतलब है आपका जो भी कॉर्नर पे, अगर मैं फिर से आपका डायग्राम बनाऊं, ठीक है, आप समझिएगा, फिर से आपका अगर क्यूबिक यूनिट सेल, एक छोटा सा क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप समझिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है ईच सॉलिड इज मेड ऑफ नॉन कंप्रेसिबल स्फीयर। दिस स्फीयर में भी एटम और आयन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कहीं भी कॉर्नर पे जो स्फीयर रखे गए हैं वो एटम या क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। पहला बात ये तो क्लियर है, ये जो रखा गया है, ठीक है, पॉइंट जो है वो एटम और क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। और ये स्फीयर माने जाते हैं, स्फेरिकल फॉर्म, क्योंकि पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है इस टाइप का, तो इसको क्या कंसीडर करते हैं हम, स्फीयर से कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और ये नॉन कंप्रेसेबल है, इसको आप कंप्रेस करके आप इसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात है, ये स्फीयर है तो हमेशा स्फीयर ही रहेगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि दिस स्फीयर आर क्लोज एज पॉसिबल टू ईच अदर, द नियरेस्ट स्फीयर आर कंसीडर्ड टू बी टचिंग इच अदर। कहने का मतलब है कि ये दोनों आप समझिए कि ये जो स्फीयर है, तो इसके नजदीक सबसे कौन स्फीयर है, ये, फिर इसके नजदीक कौन है, ये वाला, फिर इसके नजदीक कौन है, ये वाला। ये तो दूर हो गया ना, ये तो दूर हो गया ना, क्योंकि ये फेस से टच हो रहा है। आप समझो ना, ऐसे स्क्वायर इससे निकाल दिया, मान लो कि यहाँ पे एटम रख दिया, ठीक है, कि यहाँ पे एटम है और एक यहाँ पे एटम है, एक यहाँ पे, कौन इसके नजदीक है सबसे, ये वाला नजदीक है, फिर ये वाला, मगर ये वाला तो डिस्टेंस दूर हो गया, क्योंकि ये फेस से टच हो रहा है ना, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, फेस की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपर लेयर की बात कर रहा हूँ, नीचे का नहीं। ठीक है ना, समझ आ रही बात, ये फेस है, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये तो डिस्टेंस दूर हो गया, तो ये नियरेस्ट तो नहीं है,
तो जो भी नियरेस्ट एटम होंगे वो, अगर मान लो एक लाइन मैंने निकाल लिया यहाँ से, ये लाइन को मैंने निकाल लिया, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो स्फीयर है ना वो एक दूसरे को थोड़ा सा, और अगर मैं बड़ा बनाता हूँ तो ये एक दूसरे को, ये भी थोड़ा सा और समझिए कितना ही बड़ा है, ये एक दूसरे को इस तरह से टच करेंगे, दोनों के मिड पॉइंट से ये एक दूसरे को ऐसे टच करते हुए नजर आएंगे। वो तो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया जाता है पॉइंट, कि आपको समझ में आए, क्लियरली हर चीज समझ में आए, मगर ये जो कॉर्नर वाले एटम है ना ये एक दूसरे को टच करते रहते हैं, समझ में आ रही? तो वही चीज यहाँ लिखा है कि दीज स्फीयर आर क्लोज ऑन पॉसिबल टू ईच अदर, द नियरेस्ट स्फीयर आर कंसीडर्ड टू बी टचिंग ईच अदर। कहने का मतलब है, क्लियर बात है कि आप पढ़े होंगे इन द 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको बताया गया होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर दो पार्टिकल है, समझना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस मेथड से, अगर तुम समझो इस बात को। जब भी मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते थे हम लोग इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो अगर ये एक एटम है ये भी एक एटम है, तो हम इन दोनों को इतना पास लाने की कोशिश करते थे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो नेग्लिजिबल हो जाए, इनके बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाए, और उसी को हम लोग क्या बोलते थे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, याद है ना? तो वही चीज है, ऐसा नहीं कि ये टच प्रॉपर टचिंग में होंगे, बट हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये टच कर रहे होंगे एक दूसरे को एटम, समझ में आ रही बात? तो ये इनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि वहां पे क्या है, एक तरह से नेग्लिजिबल है, इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। चलिए इसको उतार लीजिए आप इस पॉइंट को। टू कन्वर्जन यूज व्हाइल रिप्रेजेंटिंग अरेंजमेंट इन सॉलिड, पहला कि सॉलिड इज मेड ऑफ नॉन कंप्रेसिबल स्फीयर, ठीक है, क्लियर है? दिस स्फीयर आर क्लोज ऑन पॉसिबल टू ईच अदर, द नियरेस्ट स्फीयर आर कंसीडर्ड टू बी टचिंग ईच अदर। ओके, ये दोनों पॉइंट लिख लिए हो आप, तो इसको मैं जल्दी से रब करूंगा, जल्दी से लिखिए। चलिए, अगर आपने लिख लिया हो तो इसको मैं रब कर देता हूं उस पॉइंट को, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट सेल को, थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर देंगे, है ना? यूनिट सेल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? यूनिट सेल, ठीक है, क्या होता है यूनिट सेल, उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे यूनिट सेल, डिफाइन कर रहा हूं, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, ऐसा लिखेंगे, यूनिट सेल इज द smallest portion of a crystal, smallest portion of a crystal lattice, which, ठीक है, which when repeated in different direction generates, repeated in different direction generates the entire, क्या आपका, entire lattice. Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which when repeated in different direction generates the entire lattice. ओके, कोई भी यूनिट सेल, अगर एक यूनिट सेल है, ये एक अगर एक यूनिट सेल है इन द सॉलिड स्टेट, आपको बार बार डायग्राम विजुलाइज करना जरूरी है। अगर ये एक यूनिट सेल है और इसी यूनिट सेल को मैं बोला हूं कि रिपीट करता जाऊं, तो एक क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। कैसे, मान लो कि 3D में सोचो, यहां भी एक है, ठीक है, ऐसे सोचते चले जाओ, ठीक है, यहां भी सोचो, ठीक है, फिर इस पोर्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ऐसे समझो, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, फिर ऐसे बनाते चले जाओ, इसको ऊपर बना दो, ठीक है, फिर इसके ऊपर बना दो, फिर यहाँ से ऊपर बना दो। तो ये सारे जब भी इस पोर्शन में आगे बढ़ जाओ, 3D में आप आगे बढ़ते जाओ,
इधर भी एक क्यूब बन जाए, 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 इसके नीचे भी एक क्यूब बन जाए। अगर इसी टाइप का क्यूब हम तीनों डायरेक्शन में, इस जीरो डायरेक्शन में बढ़ाते चले जाएंगे तो एक क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक यूनिट सेल, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल मिलके एक क्या बनाते हैं, आपकी क्रिस्टल बनाते हैं। क्लियर है बात, ये राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए, ठीक है। मैं बहुत देर से आपको बोल रहा हूं क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल आर, राइट डाउन करेंगे क्रिस्टल आर, क्रिस्टल क्या होता है। इसको लिखने के बाद मैं एक पॉइंट लिखवाता हूं, तो यही कि क्रिस्टल क्या होता है। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं क्रिस्टल होता क्या है, ठीक है। तो एक पॉइंट वो भी लिखेंगे कि लिखेंगे क्रिस्टल आर बाउंडेड बाय प्लेन फेसेस। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल अगर बात करूं मैं क्रिस्टल, ठीक है, हम लोग पढ़ तो रहे हैं कि क्रिस्टल क्रिस्टल, तो क्रिस्टल्स होते क्या हैं, क्रिस्टल आर बाउंडेड बाय क्या, प्लेन फेसेस। क्रिस्टल आर बाउंडेड बाय क्या, आपका प्लेन फेसेस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल, ठीक है। और क्रिस्टल में मिलता कैसे, हम जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हैमर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड लैटिस को जब भी हम हैमर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। और क्रिस्टल होता क्या है, क्रिस्टल आर बाउंडेड बाय प्लेन फेसेस। ये क्लासरूम मान, ठीक है, क्लासरूम का अगर तुम ऐसे सोचो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, कार्डबोर्ड है मेरे पास, ठीक है, चलो इसको समझो कि ये क्लासरूम का एक फेस है ना, ये क्लासरूम का एक दीवार है, ठीक है। तो इसी टाइप के बहुत सारे दीवार से मिलके ये क्लासरूम बना होगा। एक इधर दीवार होगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड मेरे, एक दीवार लेफ्ट हैंड साइड, एक बैक में, एक फ्रंट में। तो ऐसे बहुत सारे प्लेन फेसेस मिलके एक क्या बनाए हैं, ये क्लासरूम बनाए हैं। तो ये एक क्लासरूम क्या हुआ है, एक क्यूब हो गया, बट ये मकान क्या है, लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है। समझ में आ रही बात, ये क्लासरूम क्या हुआ, छोटा सा एक क्या हुआ, यूनिट सेल हुआ क्यूब का। समझ में आ रही बात, बट ये मकान क्या हुआ, एक क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं ना। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी प्लेन फेसेस एक दूसरे से बंधते हैं, ठीक है, तो वही क्या बनाते हैं, धीरे धीरे क्रिस्टल बनाते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट लिखिएगा व्हेन एवर, एक पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट, whenever the plane faces intersect each other, क्या मैं बोल रहा हूं, whenever the plane faces intersect each other they create edges, they create edges, एज क्रिएट करते हैं। एंड इसी में एक और पॉइंट, एंड एंगल बिटवीन टू फेसेस बोलिए या एज बोलिए, ठीक है। एंगल बिटवीन टू फेसेस आर कॉल्ड एज इंटरफेशियल एंगल। मैंने क्या बोला है, whenever the plane faces, ये फेस है आपका, समझिएगा, whenever the plane faces intersect each other they create edges and angle between two faces are called as interfacial angle। अब समझने वाली बात है, फिर से मैं बोर्ड को लाता हूं, ठीक है, ये एक बोर्ड है, ठीक है। अगर एक और मान लो कि इसी तरह का एक और ऐसे समझो, चलो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये समझो एक ये था फेस, एक ये फेस है, ठीक है, एक ये फेस है। तो अगर ये फेस यहाँ आया, ठीक है, ये फेस यहाँ आया, समझना, ठीक है, फिर एक फेस इसके पास आया यहाँ पे जो खाली स्थान है। तो जरा इसको तुम देखो, इस डायग्राम को, ये जहाँ पे ये फेस ज्वाइन हो रहे हैं, ये क्या है, एज है ना, कॉर्नर है ना, एज पॉइंट।
यहाँ से एक एज बन रहा है ना, है कि नहीं, एज बोलते हैं इसको। जब भी दो फेसेस मिलते हैं पॉइंट पे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल भी तो है, यहाँ पे जहाँ पे ये जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेसियल एंगल। समझ में आ रही बात? तो यही मैंने डिफिनेशन लिखवाया कि वेन एवर द प्लेन फेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर दे क्रिएट एजेस एंड एंगल बिटवीन टू फेसेस आर कॉल्ड एज इंटरफेसियल क्या आपका एंगल, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिए, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, all crystalline solid, all crystalline solid have repeating units, all crystalline solid have repeating units। जहां भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ भी बन जाए, ठीक है, यहाँ बन जाए, आगे बन जाए, ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा स्ट्रक्चर बनता चला जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा, जब भी इस टाइप की रिपीटिंग यूनिट होती चली जाएगी, ठीक है बेटा। अब यूनिट सेल को बनाने के लिए, यूनिट सेल अगर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि रिपीटिंग होना चाहिए, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि यूनिट सेल जो है ऐसे जाएगा, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए। तो आप सर बोलोगे तो सर सब तरह से तो जा ही रहा है, आप क्यों बार बार बोलोगे कभी ऐसे जाए ऐसे? भाई मेरे, ये मूव तो कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, बट ये कभी भी पलट नहीं सकते, मतलब रोटेशन में नहीं हो सकते। ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं बट ये रोटेशनल मोशन नहीं कर सकते, ये बात को समझना है। यूनिट सेल हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन अरेंजमेंट में रहेंगे बट रोटेशन पॉसिबिलिटी नहीं होती है यूनिट सेल के अंदर। तो एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, फॉर यूनिट सेल, अगर एक यूनिट सेल है, कोई एक यूनिट सेल है, आप उसको यूनिट सेल बोल रहे हो, तो उसके अंदर ये दो जरूरी चीजें, दो बातें जरूर होनी चाहिए। पहला, प्योर ट्रांसलेशनल होगा, प्योर ट्रांसलेशनल होगा, ठीक है, प्योर ट्रांसलेशनल होता है। दूसरा, इट शुड बी fill the entire space, it should be fill the entire क्या आपका स्पेस, उस वो ऐसा अरेंज हो कि वो पूरे क्रिस्टल, जब भी वो क्रिस्टल बना रहा हो तो वहां पे खाली स्थान नहीं बचना चाहिए, नेग्लिजिबिलिटी होनी चाहिए खाली स्थान की, ठीक है। इट शुड बी फिल द एंटायर स्पेस, और कोई एक यूनिट सेल कहलाता है तो उसके अंदर ये दो खूबियां होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो ये आप राइट डाउन कर लें। चलिए अब थोड़ा मैं अरेंजमेंट की ही बात कर लेता हूं, ठीक है। तो चलिए पहला लिखेंगे क्लोज पैकिंग, हम लोग देख रहे हैं क्लोज पैकिंग या अरेंजमेंट, जो क्लोज पैकिंग या बोलिए अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन वन डायमेंशन, ठीक है, इन 1D, ठीक है। तो 1D के लिए अगर आप अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, तो कैसा होगा बोलो? ये एक यूनिट सेल है, ये एक स्फीयर है, दूसरा ये है, उसके बगल में फिर ऐसे अरेंजमेंट करते जाइए, तो ये क्या हुआ? 1D अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। आप में से तो बहुत सारे लोग पूछ देंगे कि सर अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है खुरपाती टाइप का, तो आप पूछ सकते हैं सर ये तो स्फीयर है, तो स्फीयर तो 3D में अरेंज होता है, सर 1D में कैसे करेंगे? तो बेटा मैंने बोला है, ठीक है, मैंने एक बात बोला है कि यहाँ पे पॉइंट का अरेंजमेंट है, स्फीयर का अरेंजमेंट नहीं है। हम ये मान कर चलते हैं कि वो पॉइंट स्फीयर की तरह है, ठीक है। तो पॉइंट का जो भी अरेंजमेंट होता है वो हम पॉइंट का अरेंजमेंट 1D में भी कर सकते हैं, 2D में भी कर सकते हैं और आपका 3D में भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो खुरपाती अगर दिमाग है आपका तो ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, अगर कोई पूछा भी तो हम लिखेंगे, इसका डिफिनेशन में लिख देता हूँ 1D के लिए कि लैटिस पॉइंट आर, लैटिस पॉइंट्स आर अरेंज्ड, ठीक है, इन कहाँ?
straight line at a fixed distance, at, यहां पे लिख देता हूं, at fixed distance, क्या आपका डिस्टेंस, क्या आपका d, फिक्स डिस्टेंस d, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस d। अब कहां, अब इसके इस पॉइंट, इस सेंटर स्फीयर के इस सेंटर से स्फीयर के इस सेंटर का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, d डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ स्फीयर या लैटिस पॉइंट। क्लियर है, क्लियर है बात, ठीक है। ये जो d है, ये जो आपका d है, ये इस स्फीयर के बारे में हर चीज हमें बता सकता है। ये सिर्फ एक d इस अरेंजमेंट के बारे में हमें हर चीज बता सकता है, चाहे इसका रेडियस हो, ठीक है, चाहे इसके नेबर का डिस्टेंस हो इससे, कि कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये हर चीज मुझे इस अरेंजमेंट के बारे में बता देगा, ठीक है। क्लियर बात। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 2D अरेंजमेंट, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, 2D अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए अब 2D अरेंजमेंट को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, क्या 2D को दिखाते हैं, या 2 डायमेंशनल लैटिस भी बोल सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट में लिखता हूं, फॉर 2-dimensional arrangement, at least we describe 3-point position. कहने का मतलब है कि अगर मुझे 2-dimensional अरेंजमेंट फॉर द लैटिस अगर हमें अरेंज करना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट को, तो मिनिमम हमें 3-point पोजीशन हमें लेना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट बेटा मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ठीक है, यहाँ पे लिया। चलो ये हो गया, ये मान लो A समझा मैंने, ठीक है, इसको मैंने B माना, तो यहाँ पे सम एंगल क्या होगा, अल्फा। कोई दिक्कत, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, कोई दिक्कत है। यहाँ से यहाँ के बीच का ये डिस्टेंस है 1 से लेके 2 का, ये क्या है डिस्टेंस A, 2 से 3 का डिस्टेंस B, और यहाँ पे सम एंगल क्या है, अल्फा। दिस इज द एंगल, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट पे फॉर 2-dimensional अरेंजमेंट, ठीक है, 3 पैरामीटर हमें चाहिए फॉर 2-dimensional अरेंजमेंट, we have required minimum 3 पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए बी 2 लेंथ है और एक क्या है एंगल, 3 पैरामीटर तो मिनिमम हमें चाहिए। प्लीज राइट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे इसको डिस्कस करता हूँ मैं। जल्दी से लिखिए आप, ठीक है, फास्ट जल्दी करो, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं कि क्या इससे हम इस 3 पैरामीटर है, क्या इससे हम 2-dimensional में क्या रिपीटिंग एक अरेंजमेंट बना सकते हैं जिसको हम लैटिस कह सके। क्या पॉसिबिलिटी है कि 2D में भी लैटिस बन सकते हैं। लैटिस कब बनेगा, जब वो रिपीटिंग पैटर्न में हो, और जब वो रिपीट करे तो उसके अंदर कोई गैप नहीं आनी चाहिए। ये मैंने 2 पॉइंट दिखाया कि अगर एक यूनिट सेल है तो पहले तो रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा वो ट्रांसलेशनल होना चाहिए। क्लियर है। और जब रिपीटिंग हो
तो उसके चलते कोई गैप नहीं आना चाहिए जब स्ट्रक्चर बने एक क्रिस्टल का। तो क्लियर है? तो जिसको मैं रब करता हूँ, समझना है बात कि क्या टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में भी लैटिस क्रिस्टल फॉर्म कर सकता है या लैटिस अरेंजमेंट हो सकता है। तो देखते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे। चलो, अगर टू डायमेंशनल है तो आप बोलोगे कि सर टू डायमेंशनल है, 3 पैरामीटर हैं, तो क्या मैं सर एक ट्राइंगल लेके देख सकता हूँ? ठीक है, ट्राइंगल लेके देखो। अगर ट्राइंगल में रिपीट करता जाऊँ, ट्राइंगल में रिपीट करता जाऊँ, ये है कि नहीं, फिर इसके नीचे कुछ ऐसा, फिर इसके नीचे कुछ ऐसा, फिर इसके नीचे कुछ ऐसा, ये रिपीटिंग पैटर्न है। तुमको क्या लग रहा है? यहाँ पे वॉइड जनरेट नहीं हो रहा है। वॉइड कहने का मतलब है खाली प्लेस, ठीक है, मतलब इम्प्टी स्पेस, इम्प्टी स्पेस जनरेट हो रहा है ना, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसा है कि जो हमें इजीली विजिबल है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर अगर यहाँ पे वॉइड जनरेट हो रहा है सर, तो क्यों ना हम इस जो अरेंजमेंट है उसमें जो अपना ट्राइंगल है उसको उल्टा करके डाल दे सर। तो ये तो वॉइड नहीं, फिर तो वॉइड नहीं दिखेगा। तो भैया जैसे ही तुम उल्टा करोगे ये क्या हो गया? रोटेट हो गया। ट्रांसलेशनल तो रहा नहीं, ये किस में आ गया? रोटेशन में आ गया। ये तो रोटेशन में आ गया ना भाई, ये तो रोटेशन में आ गया। तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल कभी भी एक यूनिट सेल नहीं कहला सकता है, क्योंकि इससे हम लैटिस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। डजंट फॉर्म क्या? लैटिस, डजंट फॉर्म लैटिस, इससे हम लैटिस फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये तो टू डायमेंशनल लैटिस का अरेंजमेंट नहीं शो करेगा। ऐसे ये टू डायमेंशनल है बट ये लैटिस नहीं बना पाएगा। तो कौन कौन बना सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो कि लैटिस बना सके टू डायमेंशनल में? तो चलिए उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो वो मिनिमम पॉसिबल यूनिट सेल इन टू डायमेंशन में लिख रहा हूं, ठीक है, आपको समझना है। पॉसिबल मिनिमम 5 है, वही है मैक्सिमम भी। पॉसिबल यूनिट सेल्स इन कहाँ बेटा? टू डायमेंशन। पॉसिबल यूनिट सेल इन टू डायमेंशन। तो पहला मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना सर और समझते चलना है, ठीक है, एंगल वाइज। चलो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे एंगल मैंने क्या दे दिया है? सॉरी, पहला 90 नहीं तो पहला 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ भी क्या? ए। क्लियर है? चलो ठीक है। फिर एंगल से तुमको पकड़ना है, अब मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर एक और देते हैं, एक और बनाता हूँ। यहाँ पे एंगल मैंने दे दिया है इसको 90 डिग्री, ये बी है और ये ए है, मतलब ए नॉट इक्वल टू क्या है? बी। ये लेंथ है, ये लेंथ है इन दोनों के बीच का, ठीक है। एक और बनाता हूँ सी। चलो मैं सब बना देता हूँ, फिर उसके बाद पूछूंगा। आप पढ़े हैं ना, ट्रिगो पढ़े हैं, ज्योमेट्री पढ़े हैं 10th में, 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। यहाँ का एंगल भी मैं दे रहा हूँ 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है? ए है, ये भी क्या है? ए है। ए इक्वल टू ए, ये प्रॉपर्टी मैं लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। चलो एक और बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं सी, यहाँ पे मैं डी बना देता हूँ, ठीक है। चलो डी भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है सबको? ये ए है, यहाँ भी क्या है? ए है, ठीक है। ए इक्वल टू ए है बट नॉट इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। एंगल नॉट इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। यस, समझ में आया? यस, या समझो कि 60 डिग्री, उसके बराबर नहीं है, ठीक है। एंगल नॉट इक्वल टू क्या? 90 डिग्री या 60 डिग्री, ठीक है। डी हो गया। अब ई देखते हैं। ई में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल अल्फा ले लो, ठीक है। ये ए है, ये मान के चलो बी है। ए इक्वल टू बी है बट अल्फा नॉट इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। और यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू क्या था? 90 डिग्री भी और 60 डिग्री भी। चलो अब इन तीनों को जरा समझते हैं। पांचों जो मैंने 5 जो पॉसिबिलिटी बनाया है
फॉर द यूनिट सेल इन टू डायमेंशन, जो कि मिल के क्या बना सकते हैं, लैटिस बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉसिबिलिटी अगर तुम देखोगे 60 डिग्री है, जहां पे दोनों का लेंथ भी क्या है, बराबर है, तो ये क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। ये क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। तुम अगर कैसे बोलोगे कि सर कैसे हेक्सागोनल रिपीटिंग हो सकता है, कैसे रिपीट कर सकते हैं, तो मैं अभी थोड़ा देर में तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बी वाले को पहचानो, एंगल 90 डिग्री है, बट ए और बी जो लेंथ है, एज लेंथ इसको बोलते हैं। दो कॉर्नर को जो मिलाता है, दो कॉर्नर को जो मिलाता है लेंथ ना, उसको एज लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे एज लेंथ ए और बी बराबर नहीं है, बट एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, पढ़े होंगे तुम लोग, ये क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ए और ए भी बराबर है, और एंगल भी क्या है आपका, मतलब एज लेंथ दोनों बराबर है, हर जगह एज लेंथ बराबर है, और आपका एंगल भी क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाता है, स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब डी देखते हैं। यहाँ पे ए और ए तो बराबर है, एज लेंथ तो हर जगह का बराबर, बट एंगल 90 डिग्री या 60 डिग्री होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, रोहम्बस कहलाता है। क्या कहलाता है, रोहम्बस। ठीक है, और ये तो क्लियर है कि a इक्वल टू बी और अल्फा नॉट इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, तो ये हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। फिफ्थ वाला पैरेललोग्राम, फर्स्ट हेक्सागोनल, सेकंड आपका रेक्टेंगल, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ रोहम्बस, एंड लास्ट फिफ्थ पैरेललोग्राम। जब भी आप इनको रिपीट करेंगे तो ये एक क्रिस्टल बना देंगे। ये तो 2 डायमेंशन में यही 5 यूनिट से पॉसिबल है आपके, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको जरा दिखा देता हूं कि कैसे हेक्सागोनल एक यूनिट सेल हेक्सागोनल का मिल के बहुत सारे यूनिट सेल उसके एक लैटिस बना सकते हैं। इसको रब कर देता हूं। 5 ही यूनिट सेल पॉसिबल हैं इन 2 डायमेंशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या था, हेक्सागोनल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोहम्बस। ठीक है, तो अब जरा हेक्सागोनल के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे एक यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल यहां पर मैंने बनाया, एक और मैं रिपीट कर सकता हूं। ठीक है, यहां से एक और बन सकता है। ये ऐसे लाओ, ये ऐसे लाओ, ये एक मिनट ऐसे लाओ और यहाँ पे डाल दो। देखो तो रिपीट हो रहा है ना, कहीं पे तुमको गैप नजर आ रही है क्या, कहीं मुझे इसको रोटेट करना पड़ रहा है क्या, नहीं, ये ट्रांसलेशनल बढ़ रहा है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। फिर से इसको तुम रिपीट कर सकते हो, इसको फिर इसके नीचे भी बना सकते हो, है कि नहीं। तो ये रिपीटिंग है ना, बहुत सारे यूनिट सेल इस टाइप के मिलके, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे यूनिट सेल मिलके क्या बना सकते हैं, ग्रेफाइट बना सकते हैं, है कि नहीं। ग्रेफाइट का लेयर बन सकता है, डायमंड्स बन सकते हैं इस अरेंजमेंट से, है कि नहीं। तो चलिए ये पॉसिबिलिटी हो गई, क्लियर। अब पॉसिबिलिटी इन 3D डायमेंशन देखेंगे, ठीक है। यूनिट सेल इन 3D डायमेंशन अरेंजमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 आपका डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल 3 डायमेंशन अरेंजमेंट 3 डायमेंशन अरेंजमेंट फॉर यूनिट सेल, ठीक है। 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट देखते हैं यूनिट सेल का। जब भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आप करेंगे किसी भी यूनिट सेल का, तो उसके लिए आपको कम से कम 6 पैरामीटर जरूरत होंगे, 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे। जैसे 2D में हम लोग देखा जाते ना 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड थे, यहाँ पे कितने रिक्वायर्ड होंगे, 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे। कौन कौन से, एज रिक्वायर्ड होगा। कौन कौन सा एज, यहाँ पे देखो ABC 3 एज है, ABC, ठीक है, ABC एज, समझ में आ रही बात, एज, ठीक है। एज लेंथ समझो या एज बोलो, ये देखो ना, ये यहाँ से कॉर्नर से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज लेंथ, ए। समझ रहे बात को, अगर समझे तो क्लियर है। चलो अब
3 हमें एंगल भी चाहिए, और वो चाहिए आपका कौन कौन सा, अल्फा, बीटा और आपका कौन है, गामा। अल्फा, बीटा और क्या है आपका, गामा। कहने का मतलब है 3D डायमेंशन अरेंजमेंट जब आपको करना है किसी भी यूनिट सेल के लिए, तो आपको टोटल 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं। वो है 3 एज लेंथ ए बी सी और 3 एंगल अल्फा, बीटा और क्या आपका, गामा। ये एक यूनिट सेल है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस यूनिट सेल में आप देखो, इस एज को हम लोग ए बोल रहे हैं, इस एज को हम लोग बी बोल रहे हैं और इस एज को हम लोग सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बी और सी के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, अल्फा है। देखो ए और बी के बीच का एंगल क्या है, गामा, और ए और सी के बीच का एंगल क्या है, बीटा। ए और सी के बीच का एंगल क्या है आपका, बीटा, ठीक है। अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, अगर आप ये ध्यान दो, ठीक है, कि ये कैसे सर आप पता किए कि ए और बी के बीच का एंगल गामा हो जाएगा, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा ले लो सर आप, और ए और सी के बीच का एंगल बीटा ले रहे हो। बेटा मैं ऐसे ले रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऐसे लिखो, अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसमें, इन 3D डायमेंशन के लिए यूनिट सेल किसमें कैरेक्टराइज होता है, तो फॉर इट्स डायमेंशन, ऐसे लिखेंगे, फॉर इट्स डायमेंशन along क्या, एज, along ऐसे लिख दो, 3 edges and some and 3 angles, for its dimension along 3 edges and 3 angles, ठीक है। अगर आपको इसका डायमेंशन अरेंज करना है 3D में एक यूनिट सेल का, तो आपको 3 एज और 3 एंगल चाहिए, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लो, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, एक और पॉइंट तुम यहाँ पे लिख लो, सेकेंड पॉइंट, these edges, ऐसे लिखो, these edges may not be perpendicular, mutually perpendicular to each other. These edges may or may not be mutually perpendicular to each other. ये डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं, मैंने लिखा कि 3 एज चाहिए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए, किसी यूनिट के लिए 3 एज लेंथ ए बी सी और 3 एंगल अल्फा, बीटा और गामा। और मैंने बोला कि मैं एंगल लिख दिया हूं कि ए और बी के बीच का एंगल गामा है, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा है और ए और सी के बीच का एंगल बीटा है। कैसे मैंने लिखा है, चलो ट्रिक देता हूं मैं तुम्हें, दिस इज कॉल्ड ट्रिक। यहां से मैं तुमको ट्रिक निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। ये ट्रिक है, तुम हमेशा याद रखोगे, इससे तुम्हें हमेशा क्लियर रहेगा। तुम देखो, चलो किसका एंगल देखना चाहते हो, बी और सी का एंगल देखते हैं, ठीक है। तो ए के नीचे अल्फा था, इसको पूरी तरह कवर कर लो, ये दिखना नहीं चाहिए तुम्हें। तो बी और सी के बीच का जो कवर है ना एंगल, वही आएगा। तो तुम देखो यार, बी और सी के बीच का कौन सा एंगल है, अल्फा, तो यहाँ पर कवर क्या है, अल्फा। समझ में आ रही बात। चलो ए और सी के बीच का देखते हैं, तो बीटा वाला एंगल कवर करते हैं, ठीक है। जो बीच वाला एंगल कवर करते हैं, तो ए और सी के बीच का एंगल देखो क्या है, बीटा। वैसे तुम किसके बीच कर लो, ए बी के बीच में, तो कौन सा आ जाएगा, गामा। क्लियर है बात, ये ट्रिक समझ में आ रही बात, एकदम क्लियर है। तो ये 6 पैरामीटर है फॉर 3D डायमेंशन अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट इन्हीं बेसिस पे, इस पॉसिबल पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के बारे में देखेंगे कि ऑन दिस बेसिस ऑफ पैरामीटर कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्या ब्रेवियस लैटिस क्या होता है, ये सब पॉसिबिलिटी देखेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, तब के लिए धन्यवाद।